चलो भाई, अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में आपको पता हो तो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन या फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। वो है एंटी डेरिवेटिव, या फिर आप प्रिमिटिव बोल दो या फिर इनडिफिनाइट इंटीग्रल बोल दो, बात बराबर है। अनिश्चित समाकलन, पूर्वक और प्रति अवकलज। अगर ये कहीं पे काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ अब। ठीक है। आप सभी के कमेंट भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, संजू कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। निशांत गुड मॉर्निंग भाई। चलें आप स्टार्ट करें क्लास को। चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से एक थ्योरम लिखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, जो कि बहुत ही शानदार थ्योरम है। अब पढ़ना एक बार स्टेटमेंट, आप खुद बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है और ये ऐसा कैसे हो सकता है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सम्मिश्र समाकलन का मान का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक बार सोचो, मतलब ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ना, ये मतलब आपको कहां तक समझ में आ रहा है और कहां तक आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। जो लॉजिक आपने अभी पीछे पढ़ा है 4-5 लेक्चरों के अंदर, उसके अंदर आप कहां तक सोच पा रहे हो इस थ्योरम के बारे में। तो थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करोगे तो मजा भी आएगा। ठीक है। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट था, ये अपना सेकंड है। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। यदि एक से संबद्ध प्रदेश प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकलन। कल मैंने सिखाया था ना आपको, अनिश्चित। ऐसे लिखते हैं क्या अनिश्चित? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखते। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन जेड नॉट से लेकर जेड एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड नॉट एवं जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी अपन को बिल्कुल नहीं है, टाइम अपने पास खूब है।
if fz is analytic in a simply connected domain, domain G, then the identify integral, identify नहीं, indefinite, indefinite integral इंटीग्रेशन जेड नॉट से लेकर जेड एफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ joining z naught with z in G, z naught with G, z naught with G ने z naught with z in G। थ्योरम का स्टेटमेंट काफी बड़ा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको थ्योरम का स्टेटमेंट जो है बिल्कुल समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। सभी को दिख तो सही रहा है ना भाई, प्रॉपर एकदम। बहुत ही आराम से तरीके से सारे बच्चे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को उतारेंगे, उतारने के बाद डन का कमेंट करेंगे भाई। हाँ भाई, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लिख लिया होगा स्टेटमेंट थ्योरम का। अब मेरी बात को बिल्कुल तरीके से सुनना, एक बार में ही आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, थ्योरम क्या कह रही है अपन से, सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र समाकलन का मान जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी, मतलब बात समझ में पकड़ नहीं आ रही, कि पकड़ में नहीं आ रही बात, कि ये जो स्टेटमेंट है कहना क्या चाहता है। सम्मिश्र समाकलन के बारे में हमने पढ़ा है, और आपने पहले हमने इसके बारे में पूछा भी था काफी बार, आपने अच्छे तरीके से बताया भी है इसको कि कैसे क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं। लेकिन ये पाथ वाली बात जो है, रास्ते वाली बात जो है, वो समझ में हमें नहीं आ रही है। अब जिनको आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई है पेशेंस के साथ में 5 मिनट सुनते रहो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यदि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है। अब विश्लेषिक क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे बोला है अनिश्चित समाकलन, जो मैंने कल आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है, बता दिया था मैंने आपको। जेड नोट से लेकर जेड एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड नोट एवं जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, देन द इंडिफिनाइट इंटीग्रल जेड नोट से लेकर जेड एफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग जेड नोट विथ जेड। फटाफट उतार लो। ये तो केवल मैंने आपका स्टेटमेंट जो है रीड किया है, अभी स्टेटमेंट को केवल और केवल पढ़ा है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको यहां से, है ना।
और एक स्टेटमेंट जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको रहने देता हूं, बाकी सबको मैं मिटा रहा हूं। और देखना कितना मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से आती है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुकी है। अब सुनना भाई ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पे है थ्योरम का प्रूफ। आप एक बात पर गौर करना, सम्मिश्र समाकलन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब ये जो बात मैं लिख रहा हूं ना, ये इसके आंसर में नहीं आएगी, ये लॉजिक वाली बातें हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था, कुछ ये वाली बातें बताई थी मैंने, सही है ना। इसके अलावा मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, एक डायग्राम, एक चित्र बनाया था, और उस डायग्राम में मैंने क्या सिखाया था आपको कि ये हमारे पास में जयपुर से लेकर एक दिल्ली तक एक बॉम्बे हाईवे है। जयपुर से बॉम्बे ले लो, जयपुर से दिल्ली ले लो, बात बराबर है। अब इस हाईवे की मैं बात करता हूं तो इसको मैंने काफी ज्यादा टुकड़ों में तोड़ रखा है ऐसे। और अगर मुझे ये पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए होगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, साफ सी बात है, कहीं से बीच में ब्रेक नहीं है। और सी हमारे पास यहाँ पे ये कंटूर ही तो है, और कंटूर आपके सामने है। फिर कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यूसली चलती है, सतत फॉर्म में चलती है, तो वो कंटूर कहलाती है, बीच में से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डेफिनेशन, आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा कि सर आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप यहां पे ये बता नहीं पाओगे कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको ये भी पता है और मैंने आपको यही बताया है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट तरीके से जयपुर से दिल्ली हाईवे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जयपुर से लेकर दिल्ली जो हाईवे है ये क्या है, एक पाथ ही तो है, एक पथ है, एक रास्ता है, और आपका पूरा समाकलन जो है इस रास्ते के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये पूरा क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी कंटूर है, और कंटूर ही आपका इंटीग्रेशन है, मतलब पूरा इंटीग्रेशन आपका कंटूर के ऊपर टिका हुआ है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है कि यार दिक्कत हो गई यहाँ पे तो, और ये जो इंटीग्रेशन है तो पूरा पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है कि पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। सही बात है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये लॉजिक था आपका पहला वाला लॉजिक जो कि हमने स्टार्टिंग में बेसिक में आपको बताया था। अब कुल मिला के बात ये है कि ये जो थ्योरम है ना, इसमें क्या प्रूफ करना है, ये आपका एक डोमेन है, ये हमारा एक जी डोमेन है। मान लो ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ये हमारे पास एक क्यू पॉइंट है। सपोज करो ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। पी के पास मैं क्यू यहाँ इस रास्ते से आता हूं, और अगर पी से मैं क्यू के पास मैं इस रास्ते से आता हूं। सपोज करो ये रास्ता C1 है, ये रास्ता C2 है। तो आपकी थ्योरम क्या कह रही है, आपकी थ्योरम ये कह रही है कि चाहे मैं P से Q के पास C1 रास्ते से आऊं, चाहे मैं P के पास से Q के पास C2 रास्ते से आऊं, तो इनका जो इंटीग्रेशन है वह आपस में बराबर होना चाहिए। और अगर जब मैंने इंटीग्रेशन को आपस में बराबर कर दिया, तो आप खुद सोचो कि जब मैंने इंटीग्रेशन को बराबर कर दिया और दोनों अलग अलग पाथ के इंटीग्रेशन है, एक आपका C1 पाथ है, एक आपका C2 पाथ है, जब आप खुद सोचो कि दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू बराबर आ गई, तो आप यहां पे डेफिनेटली कह सकते हो कि सर वो जो रास्ता था, वो जो पाथ है,
उसके ऊपर आपका समाकलन जो है, इंटीग्रेशन है, डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब उससे इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक डायग्राम लोगे, उस डायग्राम के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश करो कि भैया ये जो आपके इंटीग्रेशन है दोनों आपस में बराबर हैं। पहली बात प्यारे बच्चों, ये अपना स्टेप नंबर फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था जो कि मैंने आपको पहले बताया। हमने कुछ इस प्रकार आपको सिखाया था, लेकिन ये थ्योरम जो आपसे पूछ रही है वो आपके सामने है। तो अब देखो, आपके मन में डाउट होंगे, काफी सारे होंगे, क्योंकि मैंने तो देखो जितना सिंपल हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो अभी कमेंट करो, तुरंत मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। अगर नहीं है कोई डाउट, ठीक है, आपके मन में कोई और डाउट मान लो क्लास के बाद भी आते हैं, तो आपको पता है वहां पर एक डाउट का अलग से सेक्शन बना हुआ है एप्लीकेशन के अंदर, पता है आपको? जैसे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, फिर लाइव क्लास, फिर डाउट, फिर 2-3 सेक्शन है डाउट के, वहां पे अपनी एक फोटो भेज सकते हो, कुछ लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अपने नए वाले एप्लीकेशन के अंदर। अब आप बताओ, ये कहानी आपको कहां तक समझ में आई, नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताओ एक बार, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं और फिर मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूं। हाँ भाई, संजू कह रहे हैं कि सर आपसे कल बात नहीं हो पाई। देखो, आप मेरे पास कॉल कर लेते, आपने फिर उसके बाद कॉल किया ही नहीं मेरे पास। आज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हूँ आराम से, और तब तक नहीं चलूंगा जब तक आप बताओगे नहीं कि कोई दिक्कत है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ भाई, लिख भी लो, और लिखने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है आपको। मतलब इसका जो आंसर है वो मैंने अभी नहीं बताया है आपको, आंसर भी बाद में करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है कि नहीं आया? कमेंट करो भाई, जो भी बच्चे देख रहे हैं सारे कमेंट करेंगे। आप ये कह रहे थे ना कि सर केवल यहाँ पे एक बच्चे कमेंट दिखते हैं, आप देख लो, लाइव चैट के सामने दो ऑप्शन दिखेंगे आपको। एक लाइव चैट के सामने दिखेगा सेल्फ चैट, एक दिखेगा ऑल चैट। ऑल चैट में जाओगे तो आपको सारे दिख जाएंगे। संजू कुमार का एक प्यारा सा सवाल है। संजू कह रहा है कि सर पी से क्यों तक C1 या C2 से क्यों सीधा नहीं आ सकते हैं? अब यार वही बात है, आप समझे नहीं। चलो, आपका सवाल अच्छा है, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता सकता है कोई। अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो भी बताओ। बाकी संजू ने सवाल काफी अच्छा किया है, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसका आंसर दूंगा। चलो भाई, मतलब और किसी का कोई डाउट है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको वापस से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सुनो ध्यान से। संजू का बहुत अच्छा सवाल था। संजू ये कह रहा है कि सर एक बात बताओ,
ये P है हमारे पास, ये Q है। मैं P से C1 से आ रहा हूँ और C2 से आ रहा हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से P से सीधा आ जाऊँ इधर। अरे भैया, हमें अगर P से Q तक आना ही होता तो हम दो पाथ क्यों लेते? अरे दो पाथ मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बता सकूं। मतलब समझे नहीं आप? देखो, मैं बात को समझाता हूं, क्या बात हो रही है यहाँ पे। सपोज करो, जैसे मान लो ये आपका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मुझे यहां पर पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर लेफ्ट से यहां से घूम कर आता हूं इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। और सपोज करो मैं इधर भी इधर से घूमकर, मतलब लेफ्ट और राइट से घूमकर मैं इसी पाथ के ऊपर आ रहा हूं ऐसे, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे थ्योरम ये करवाना चाहती है, चाहे मैं लेफ्ट से आ जाऊं चाहे मैं राइट से आ जाऊं, अगर आपका समाकलन पाथ के ऊपर, रास्ते के ऊपर, पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, तो लेफ्ट से आ जाओ, राइट से आ जाओ, सामने से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, आपके समाकलन का मान बदलेगा नहीं। और हमें यही प्रूफ करना है कि हमारा समाकलन का जो मान है वो नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, सीधा वाला पाथ तो क्यों लेंगे, क्योंकि अगर यही लेना होता तो हम पहले ले चुके हैं, ये कंटूर के अंदर देख लो आप। तो हमें दो पाथ लेके चलने पड़े, कोई से भी। C1 ले लिया, एक C2 ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी तो थ्योरम को प्रूफ करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। हाँ भाई संजू, दिक्कत है, कोई बात नहीं। अभी मान लो सपोज करो आप कमेंट में भी सही तरीके से नहीं लिख पाते हो, आपका जो भी मन में सवाल चल रहा होता है, जो बेसिक सवाल आपके मन में चल रहे हैं वो कमेंट कर दिया करो, बाकी जो डीप में सवाल मान लो आपको ज्यादा आते हैं, आप मुझसे कॉल करके पूछ लिया करो। अब नाराज मत हुआ करो, एक पहली बात कि जब मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर आप कॉल अटेंड, आपको पता है मेरे पास दिन भर कितने सारे कॉल आते रहते हैं, और क्लास लेने के बाद फिर वही बात है, अब जब कॉल ही कॉल आते रहते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है ना। तो कर लिया करो वैसे कॉल, और जब मैं कॉल अटेंड नहीं करूँ तो आप एक मैसेज छोड़ दिया करो मेरे से व्हाट्सएप पे कि सर मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन भेज दो आप, मुझे यहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर वॉइस मैसेज का अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, अपना क्वेश्चन भेजो, वॉइस मैसेज कर दो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जब भी आप फ्री हो तब मुझे इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लो, या फिर मुझे कॉल कर लो, और मुझे जैसा लगेगा मैं आपको वैसे उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये वाली बात है, ठीक है। मतलब उसमें दोनों का काम बन जाए ना, मेरा भी काम नहीं खराब हो, आपका भी काम बन जाए, वही बात है। चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब अपन करते हैं इसका प्रूफ। अब देखना कितना सिंपल प्रूफ है। प्यारे बच्चों, जो स्टेटमेंट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, उस पूरे स्टेटमेंट को आपको अभी के अभी क्या करना है, लेट लगा के माना, माना फलन एफ जेड, फलन एफ जेड, और फिर आगे था ना, एक से संबद्ध प्रदेश में एन से समाकलन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का जो मान है वो बताना है कि जेड नोट से लेकर जेड जो पाथ आपका है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी जो पूरी रामायण महाभारत लिख रखी थी उसको आपको लेट करके लिखना है, मतलब लिखना ही है। तो अब जगह छोड़ देना, आप बाद में लिख लेना, अभी मैं सवाल को करवाता हूं। प्यारे बच्चों, इतना हो गया। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, जो डायग्राम था वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये आपका चित्र है, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में वही आपका एक डोमेन बनेगा, और डोमेन आपका क्या है, जी आपका एक डोमेन है, जिसमें आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट आपका मान लो क्यू है, ये आपका पी है, और मैं पी से क्यू के पास जा रहा हूँ और पी से मैं क्यू के पास जा रहा हूँ। एक रास्ता कहलाता है C1, एक रास्ता कहलाएगा C2, ठीक है। और अगर मैं इनको पॉइंट भी देना चाहूँ, देखो ये हमारे पास P है, ये R मान लो, ये S मान लो, तो ये आपका PRQSP एक पूरा क्या बन गया, पाथ बन गया, ठीक है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास में इस डोमेन के अंदर है। मतलब सिंपली कनेक्टेड डोमेन, एक से संबद्ध प्रदेश के अंदर है, आपकी स्ट्रक्चर बन रही है कौन सी, PRQSP, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, यहां पे आप इतना लिखो तो और भी अच्छा रहेगा। देखो, वी नो दैट
फ्रॉम कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशीस इंटीग्रल थ्योरम। अब वो क्या थी? कोशी की समाकलन प्रमेय जो है वो हमें रास्ता दिखाएगी आगे। अब कोशी समाकलन प्रमेय भैया क्या कहती है? कोशी समाकलन प्रमेय कि जो आपका इंटीग्रेशन होगा एफ जेड डी जेड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन आपको पता है यहां पर मैं क्या लिखता था? यहां पे लिखता था मैं सी कंटूर। लेकिन आपको पता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन एक से संबद्ध प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो पी आर क्यू एस पी एक स्ट्रक्चर बन रही है जो कि कंटूर का काम करेगी। तो मैं यहां पे लिख दूं पी एस क्यू, सॉरी पी आर आएगा ना यहाँ पे, पी आर क्यू एस पी। कंफ्यूज मत हो ना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख दिया, और गुरु जी समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं है, वहां पे स्ट्रक्चर बन रही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये हम कहाँ से जानते हैं? कोशी समाकलन प्रमेय से। एफ जे डीजल का मान जीरो करा था नहीं करा था अपन ने? याद करो। ठीक है भैया, ग्रीन प्रमेय का यूज करा था उसके अंदर अपन ने, याद करने की कोशिश करो। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज करो अगर मैं इस पी आर क्यू एस पी जो आपका कंटूर है या फिर क्लोज पाथ जो आपका है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो आप देख सकते हो कि देखो एक रास्ता तो बन गया आपका पी एस क्यू, मतलब ये बन गया आपका सी वन, और एक आपका बन गया यहाँ पे पी आर क्यू, है कि नहीं है? तो यहां से देखो इस प्रकार चलोगे आप, जैसे मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा, या फिर आप ऐसे मान लो कि मैं इधर चला, मैं यहां से चलते 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 इधर गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैंने इस वाले इंटीग्रेशन को तोड़ने की कोशिश करी, तो मैंने इंटीग्रेशन को तोड़ा और मैंने लिखा पी एस क्यू और लिखा एफ जेड डी जेड। उसके बाद मैंने लिखा यहां पे प्लस बीच में। अब यहां से यहां तक चलेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन क्यू आर और पी, क्यू आर पी, ठीक है कि नहीं है? एफ जेड डी जेड बराबर में आपका जीरो। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये जो पी एस क्यू है, पी एस क्यू है, इसको मैंने क्या नाम दे रखा है? सी वन। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो सी वन एफ जेड डी जेड। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, और 100 में से 99% बच्चे जो गलती करते हैं ना वो इधर वाले स्टेप में करते हैं। क्या करते हैं? एफ जेड डी जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू आर पी, जबकि आपको पता है ये जो पाथ आपका C2 है ना, C2 ये कैसा है? पी आर क्यू है। मतलब अरे बात तो सेम ही है। कहने का मतलब आप पी आर क्यू की तरफ जाओ या फिर क्यू आर पी की तरफ जाओ, अगर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो 2 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन फर्क किसका रहेगा? डायरेक्शन का फर्क रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू आर पी है और अगर मैं यहाँ पे पी आर क्यू से लिखता हूं तो यहाँ पे फर्क किसका रह जाएगा? अगर मैं क्यू आर पी को बदलूं, किस में बदलूंगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और मैं लिखूंगा पी आर क्यू और यहाँ पे एफ जेड डी जेड। कहने का मतलब है कि केवल डायरेक्शन का फर्क है, बाकी किसी का भी अंतर नहीं है। इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड डी जेड, उसको मैं उधर ले जाऊंगा। इंटीग्रेशन पी आर क्यू क्या है हमारे पास? सी टू है, एफ जेड और ये आपका डी जेड। बताओ, ये आपका एक आंसर है। लेकिन देखो आंसर मैटर नहीं करता, आपका प्रूफ मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है कंसेप्ट, लॉजिक। मैंने आपको कैसे कॉन्सेप्ट को सिखाया, कैसे आपने प्रूफ कर दिया कि जो आपका सम्मिश्र समाकलन है वो पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो चीजें हैं, अगर आपका समाकलन पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो किसी भी रास्ते से आओगे समाकलन का मान नहीं बदलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के मान बराबर हैं। लेकिन अगर पाथ के ऊपर डिपेंड करता तो यहां पर क्या होता? C1 और C2 का जो मान है आपस में बराबर कभी भी नहीं आता। बस दो चीजें हैं। फिर हमने आपसे क्या पूछा था वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आराम से प्यार प्रेम से इसको उतारने की कोशिश करेंगे, और 4 नंबर में आता है ये। और इसलिए मैं कह रहा था कि जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना
लेट माना और जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसको एज इट इज उतार लेना, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। उसके बाद में ये आंसर लिखना चालू करना, तब जाके आपके 4 में से 4 आएंगे, नहीं तो 2 नंबर देगा आपको। 2 नंबर दे के फ्री कर देगा, नहीं तो एग्जामिनर देख लो, पहले कह रहा हूं मैं। अब यहाँ पर दिशांत, संजू और भी जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने कमेंट किया नहीं है, प्रियंका भी है, वो मुझे कमेंट करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया है, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ भाई, यहाँ पे संजू कह रहे हैं कि सर इतना छोटा क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। देखो क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ, बच्चे गलती क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं कि अरे गुरु जी ये तो छोटा सा है, और जब पता चला 2 महीने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आप कर ही नहीं पाए। बात है लॉजिक की, बात है कॉन्सेप्ट की, और बात है डायग्राम की, और डायग्राम कैसे बनाते हो, कैसे आप एग्जाम में, बस छोटी सी भी कहीं गलती कर दी आपके नंबर कट जाएंगे। अरे संजू कुमार कह रहे हैं थ्योरी वाला पार्ट कहाँ पे है यार इसके अंदर। देखो मेरे को, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाने दो, इसमें थ्योरी वाला पार्ट है ही नहीं। क्या है थ्योरी वाला पार्ट? अब जो मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको लिखवाया था, आपको लिखने में जोर आ रहा है कि उसको लिख लो वहां पे उतार के, वो कंप्लीट थ्योरी वाला पोर्शन है बस। वो स्टेटमेंट चिपकाना है ऐसे कैसे, लेट माना एफ जेड और एक से शब्द प्रदेश में जो भी वहां पे लिखवाया था उसको लिख दो बस। उसके अलावा कुछ भी इसमें थ्योरी नहीं है, सेम एज इट इज पूरा पोर्शन है ऐसे कैसे। कंप्लीट क्वेश्चन है ये, इसमें कहीं भी आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आपने अगर सवाल को उतार लिया हो तो डन का कमेंट कर दो, जिससे फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं। हाँ भाई, तो लिख लिया आपने, लिख लो इसको आराम से और लिख के मुझे डन का कमेंट करो फटाफट से। चलो भाई, मिटा रहा हूँ इसको मैं ना। बहुत अच्छा सवाल है, 4 नंबर में आने लायक सवाल है। अब अपन आगे करेंगे, और एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सवाल है वो भी, आप उसको करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई, आगे समझ में ना।
बाकी अब सवाल एग्जाम में कैसे भी आ जाए, आपसे कैसे भी पूछ सकता है, वो घुमा के पूछ सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी आ सकता है, स्टेटमेंट सेकंड भी आ सकता है। अब जैसे स्टेटमेंट सेकंड आएगा ना, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा तो स्टेटमेंट सेकंड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा वहां पे। अब कैसा आप कैच करते हो, कैसा लिख के आते हो एग्जाम में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीट तरीके से। हाँ भाई। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और एक शानदार जानदार सवाल आपके सामने पेश करता हूँ। सुनो भाई, सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मान लो कि वेरी 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 मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। लिखो यहाँ पे, मान ज्ञात करो। आपको फाइंड द वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हो ई वैल्यूट। ई वैल्यूट मान ज्ञात करो, किसका मान निकालना है? इंटीग्रेशन 0 1 प्लस का आयोटा, और क्या है, जेड स्क्वायर डॉट में डी जेड, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ये इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सवाल को लिखो, देखो क्या कर सकते हो सवाल को आप, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देख लो एक बार। ठीक है, वैसे लिखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, वैसे सवाल छोटा सा ही है। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आंसर करता हूं मैं यहाँ पे, है ना। कितना सिंपल सवाल है, आप देख सकते हो। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन करना है अपन को, ठीक है। और थोड़ा गौर करना, ये जो आपको इसका पाथ, इसका जो रास्ता है, जीरो से लेकर कहां पर है, 1 प्लस का आयोटा। अब अगर थोड़ा बहुत मैं इसके पाथ को ही बताने की कोशिश करूं, पहले इसका जो डायग्राम है, इसका जो चित्र है, वो कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होता है कि z बराबर क्या है, x प्लस का आयोटा y होगा। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करवाऊं 1 प्लस का आयोटा वाली वैल्यू से, तो आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों से कि यहाँ पर x का मान कितना है, 1 है, और y का मान भी आपको 1 दिखेगा। अब अगर मैं इस वाले डायग्राम को, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं ग्राफ में शो करने की कोशिश करूं, तो आप में से लगभग 90% बच्चे इसको शो कर सकते हैं आराम से। बाकी 10% तो क्या है कि सवाल के डर से नहीं करेंगे शो, पता नहीं कैसे होगा, जबकि दूसरी क्लास में सीख लेते हैं अपन ये। अब x 1 1 कहाँ बनेगा, यहां पर बनेगा 1 1। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये आपका 0 0 से लेकर डायग्राम बनेगा 1 1 तक। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ओ, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ओ ए। और उसके बाद इसको मैं नीचे कर लूंगा, तो वही बात है, ये आपका बी बन जाएगा। अब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डबल इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि जब भी कोई इंटीग्रेशन अपन करते हैं, और उस इंटीग्रेशन में अगर दो प्राचल, दो वेरिएबल अगर साथ साथ में होते हैं, तो हमें उस इंटीग्रेशन के टुकड़े करने पड़ते हैं, उसको हमें तोड़ना पड़ता है, उनके बीच में फूट डालनी पड़ती है हमें। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आप ध्यान सुनना। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मुझे ओ से लेकर ए, जो आपको पाथ दिख रहा है, इसका मुझे समाकलन निकालना है। आप देख लो, 0 से लेकर 1 1, जो आपको दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 1। कहने का मतलब क्या है, 0 से लेकर a जो पाथ है ना, उसका समाकलन मुझे ज्ञात करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं दिखे
समझ में नहीं आए तो जो ज्ञात करना है वो मैं आपको बता देता हूं। फाइंड क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, डायग्राम देख लो। ओ से लेकर ए जो पाथ आपका है ना, पाथ, उसका समाकलन निकालना है आपको, उसका इंटीग्रेशन करना है। अब ओ से लेकर ए जो पाथ है उसका समाकलन करना है, लेकिन करना तो है, लेकिन आप खुद सोचो कि ओ से लेकर ए पाथ में एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। आप देखो ना भाई, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है। अब मैं अगर ओ से लेकर ए की तरफ जाऊंगा तो देखो एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि जब दो वेरिएबल एक साथ होंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन आपको एक्स के रेस्पेक्ट में अलग करना पड़ेगा और वाई के रेस्पेक्ट में अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले एक्स और वाई की लिमिट, सीमा को निकालना पड़ेगा। वही हमारे पास में आखिरी उपाय बचता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भैया, बोरिंग थोड़ी लग रहा है आपको, कहीं मजा नहीं आ रहा हो, मान लो थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा हो आपको, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, किसी ने कोई कमेंट किया है? मेरे हिसाब से किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया है अभी तक। भाई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है भाई? कहीं आपको लग रहा है भाई वीडियो थोड़ी लैग हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ फर्क दिख रहा है आपको? चलो भाई, तो कुल मिला के बात यह है कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक्स और वाई की सीमा निकालनी पड़ेगी और हमें इंटीग्रेशन जो है जीरो से लेकर ये वन प्लस का जो आइटा दिया हुआ है इसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आओ फटाफट से सारे बच्चे आएंगे इधर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। सुनना ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई। अगर मैं यहाँ पे डी जेड लिखूँ तो, डी जेड लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? अब यहां पर आप दे दो इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो, इसको दो दे दो। अब अगर जो हमारा इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड करना है उसके अंदर हम इसका मान रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखो, जेड का मान आपके पास में है और डी जेड का मान भी आपके पास में है, तो किसका वेट कर रहे हो? फटाफट से मान रखो। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं अपन, लेट माना, लेट माना कि आई इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन है जीरो वन प्लस का आयोटा, और क्या है यहाँ पे, जेड स्क्वायर डॉट में डी जेड। अब करना है कि जेड का मान रख दो, डी जेड का मान पुट कर दो। तो पुट करोगे फटाफट से, तो देखो जीरो से लेकर वन प्लस का आपका आयोटा बन चुका है। उसके बाद आपने क्या देखा कि जेड का जो मान है वो क्या है हमारे पास, एक्स प्लस का आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और डी जेड हमारे पास क्या है भैया, वो है डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। ये आपके पास में इंटीग्रेशन निकल के आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक बना हुआ है वो यही है कि जो लिमिट जीरो से लेकर वन प्लस का आयोटा है इसको आप कैसे तोड़ोगे, कैसे आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो आओ फटाफट से ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। यहां पर देखो छोटा सा मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा सीमा, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट। कैसे फाइंड कर रहे हैं, बहुत ही तरीके से देखना। सबसे पहले मैं यहां पे लेता हूं केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की लिमिट निकालेंगे। अब सुनो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में एक्स है, ठीक है। एक्स की लिमिट यहाँ पे चलेगी तो आपको पता है एक्स कहाँ चल रहा है, एक्स आपका स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो जीरो से लेकर कहाँ तक चलेगा आपका, जीरो से लेकर चलेगा वन तक। क्योंकि ये जो बी पॉइंट आपका दिख रहा है ना, इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 होंगे, देख लो आप। तो यहां से जीरो से लेकर कहां तक चला, मैं यहां तक चला वन तक, तो मेरी एक्स की लिमिट क्या आ गई, जीरो से लेकर वन। इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, आपका वाई भी जीरो रहेगा और आपका डी वाई भी जीरो रहेगा। अब ध्यान से सुन लेना इस बात को कि बात मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर ये बात कैसे लिख रहा हूं। भाई साफ सी बात है, आपका एक्स एक्स है, उस पर वाई भी जीरो रहेगा और डी वाई भी जीरो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड की तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान सुनना, ये आपका केस नंबर है सेकंड, जिसमें हमें y की लिमिट को फाइंड करना है। ध्यान से देखना, y जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वही यहाँ से जीरो से लेकर कहाँ जाएगा, वन तक जाएगा। तो y की लिमिट भी कहाँ से, जीरो से लेकर आपकी वन तक ही जाने वाली है। लेकिन
अब बच्चे जो गलती करेंगे ना वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर y बराबर 0 किया था वैसे यहाँ पर x को भी वो 0 कर देंगे। लेकिन आप खुद सोचो, यहां से मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, आप देखो x क्या है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पे x क्या है, 1 है। मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तो क्या हो गया, y हो गया। और देखो x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 1 से लेकर 1 तक ही है, मतलब x का मान यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और बाकी फिर आपका जो dx रहेगा ना, dx उसका मान जरूर 0 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, दिशांत, प्रियंका, संजू, ठीक है, मुझे बताओ कमेंट करके कि ये जो आपको लिमिट वाली प्रोसेस जो है आपके समझ में बैठी कि नहीं बैठी। लिमिट मैंने कैसे लिखी है, डायग्राम को देखो, ठीक है, और लिमिट को आराम से बना दो। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे ओ ए पाथ निकालना है तो मैं कंप्लीट डायरेक्ट ओ ए पाथ नहीं निकालूंगा। मुझे उस पाथ को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओ से लेकर पहले बी के पास जाना पड़ेगा, और फिर मुझे बी से लेकर ए के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन को निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब आपके पास देखो आई बराबर जो वैल्यू है वहां पे मान रखते जाओ बस, इंटीग्रेशन। अब देखो हमें दोनों को अलग करना है, मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आपको अलग करना है, लेकिन पहले आप इसको ओपन कर लो मेरी मानो तो। देखो ये आपका 0 और ये 1 प्लस का आयोटा, अभी ऐसे कैसे रख रहा हूं मैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, आपको पता है ए स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका क्या है बी स्क्वायर। अब आपको पता है वाई का तो स्क्वायर में कर दूंगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर का जो मान है सारे बच्चों को पता होगा -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्लस का, क्या आएगा आपका, प्लस का 2ab, यानी कि x और आपका आयोटा y। और बाहर की तरफ आप देख सकते हो क्या क्या है हमारे पास में, dx प्लस में आयोटा। बहुत ही केयरफुली एक एक स्टेप को मैं लेके चल रहा हूँ, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत ना आए। बात क्लियर। अब सुनना, मैंने सही लिख दिया ना। अब मुझे क्या करना है, अब यहां से यहां पे जाना है, तो मुझे x कोमा y में समाकलन को तोड़ने पर, समाकलन को तोड़ने पर, अब जैसे मैंने समाकलन को तोड़ने पर लिखा है यहाँ पे, ब्रेक डाउन करा, तो आप देख सकते हो कि लिमिट भी ब्रेक डाउन हो जाएगी आई बराबर। अब यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं x के लिए, x के लिए प्यारे बच्चों इधर आओ, लिमिट क्या है मेरे पास, x 0 से लेकर 1 तक, लिख दो फटाफट से, 0 से लेकर 1 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्यारे बच्चों पीछे आओ, वापस से मेरे साथ साथ आओ, मुझे बताओ यहाँ पर y क्या लिखा हुआ है, 0, dy क्या है 0, आओ वापस से। तो देखो x का मान तो x का रहेगा, एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, y 0 बोल दिया है, y 0 बोल दिया है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर फिर dy 0 बोल दिया है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ओनली dx बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ऐसे बता रहा हूं जैसे आपको लगेगा कि ये सिंपल सवाल है, इससे सिंपल सवाल हो ही नहीं सकता है। बात एकदम क्लियर। प्यारे बच्चों जैसे ही मैं लिखता हूं प्लस, मेरे साथ वापिस आओ, बाजार से सामान लेके आते हैं, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, वाई के लिए काम करेंगे, लिमिट कहां से ले, 0 से लेकर 1 तक ही आप देख सकते हो, 0 से लेकर 1 लिमिट आपकी आ गई है। अब देखो 0 से लेकर आपकी लिमिट आ गई 1, लेकिन अब पीछे आते हैं वापस से, हमने क्या कहा था, x का मान 1 रहेगा और dx का मान 0 रहेगा, तो मान रखो कहां पे रखोगे, इसके अंदर रखो, x का मान 1 रखोगे, 1 माइनस का वाई स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, प्लस में हमारे पास क्या है 2, x का मान 1 कर दिया, तो यह आ गया 2 आयोटा y आ गया। और आपको पता है dx का मान तो वहां पे 0 है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा dy बच जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो समाकलन मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, मुझे लगता नहीं है किसी को भी इस समाकलन में दिक्कत होगी। आराम से देखो, पेशेंस के साथ में देखो, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे क्या करना है, आगे बच्चों का खेल है, खुद कर सकते हो, मुझे करने की रिक्वायरमेंट भी महसूस नहीं होनी चाहिए। देखो आयोटा से आई ऐसे कैसे हमारे पास, अब ये एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स है, अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट 0 से लेकर 1, ये आपको लिखनी पड़ेगी। फिर मैं कहता हूँ प्लस, यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा को मैं बाहर ले लेता हूँ इधर, अब अंदर में इंटीग्रेशन कर दूंगा चुपचाप से, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो अब ये क्या है, 1 माइनस का वाई स्क्वायर, देखो 1 का हमारे पास हम कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, 1 का क्या हो जाएगा वाई, माइनस का वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 आयोटा वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास
ये हो जाएगा 2 और आयोटा से कैसे, और वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। सही है। ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बाकी देखो बचा क्या हमारे पास में, 0 से लेकर ये 1 बचा है, जो लिमिट हमारे पास में है 0 से लेकर 1 रख दो। बाकी जो खेल है वो खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है। और बीच में जो प्लस है वो आप लगा दो यहाँ पे। और अब आगे का जो काम है अब आपको खुद को करना है, बाकी मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखोगे आप तो 1/3 आ जाएगा, बाकी 0 का खेल खत्म। प्लस में ये आयोटा ऐसे कैसे बाहर लिख दो, उसके बाद में आप यहाँ पे रखोगे तो देखो 1 हमारे पास 1 माइनस का ये 1/3 आ गया। फिर उसके बाद में आप लिखोगे प्लस में ये आयोटा है हमारे पास। ठीक है। और बाकी थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपका आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आपके पास में आ गया है, देख लो आराम से। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। कहीं पे कुछ समस्या है, दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत यहाँ पे बता दूंगा। फटाफट कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन करने में मजा भी आना चाहिए, इंटरेस्ट भी आना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि भाई वास्तव में सवाल शानदार किया है अपन ने।
हाँ भाई। तो भाई आराम से बताओ कमेंट करके, कोई दिक्कत है समस्या है तो बताओ फटाफट। वैसे लगता नहीं है मुझे कोई दिक्कत होगी। मैं कमेंट देख रहा हूँ आप सभी के। देखो, सवाल को मैंने करवाया तो मैंने शायद बहुत अच्छे तरीके से करवाया। निशांत कह रहे हैं कि सर लिमिट समझ नहीं आई है। राहुल कुमार कह रहे हैं, सॉरी, राहुल कुमार कह रहे हैं कि सर लिमिट समझ नहीं आई है। दिशांत कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन में डायग्राम एग्जाम में बनाना है। बिल्कुल बनाना है, एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम बना के आना है। हाँ भाई। तो संजू, आपने नहीं करा कमेंट अभी तक, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। आपको समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ भाई राहुल, अरे टेंशन मतलब हम बैठे ना यार, हम बैठे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? डायग्राम समझाएंगे, उसकी लिमिट को भी समझाएंगे, कहाँ जाएगी लिमिट बताओ। एक बार पूरा, अगर आप पूरा उतार लो ढंग से कंप्लीट, ठीक है। बाकी राहुल से मैं पूछना चाहूंगा, संजू से पूछूंगा, बाकी जो बच्चे हैं उनसे पूछूंगा कि ये जो बाकी की जो कैलकुलेशन है वो तो देखो एकदम पीस ऑफ केक, केक ऑफ पीस, बात बराबर है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बात है डायग्राम की लिमिट के ऊपर। डायग्राम की लिमिट आपको समझ में आ गई तो सब कुछ खेल आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है। इसको लिख लो फटाफट से, लिख लिया होगा वैसे, उम्मीद कर सकता हूं मैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसकी जो लिमिट है ना उसको मैं बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, फिर डायग्राम बड़ा करके मैं आपको समझाता हूं इसकी जो लिमिट है वो कैसे आई है। और ये काम देखो देखो, दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वही बात है, आपने फर्स्ट ईयर के शायद ढंग से नहीं पढ़ा, और फर्स्ट ईयर में जो मेरे हिसाब से बुक ही नहीं खोली होगी डबल इंटीग्रेशन वाली तो, क्योंकि लॉकडाउन में पास हुई हो आप। अब लॉकडाउन में पास अगर हो गए तो जो पहली वाली बुक है अवकलन वाली वो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन समाकलन वाली बुक तो खोली भी नहीं होगी। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर ये कंप्लीट सीखने को मिलता है आपको। अब कोई बात नहीं है, नहीं सीखा तो अब ऐसा थोड़ी है कि दोबारा पढ़ोगे आप। हम सिखा रहे हैं ना आपको, तरीके सिखाएंगे। जो टाइम आपका बढ़ाया है मैंने इसलिए तो बढ़ाया है ताकि, अब वही बात है, 1 घंटे तो हो गया। अब 1 घंटे में क्या है कि सवाल दो ही हुए हैं अभी, और फिर बच्चों के अगर डाउट आउट आते हैं तो फिर उनको सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाते। टाइम अपना ही है, टाइम को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्लास 1.5 घंटे की होगी तो मज़ा भी आएगा, 2-3 सवाल करेंगे, थोड़ा बातचीत भी करेंगे, अच्छा मज़ा भी आएगा। हाँ भाई। तो सारे बच्चों को सवाल तो एकदम क्लियर है। अब अगर सारे बच्चे इधर देख लेंगे एक बार, इसकी जो लिमिट है उसको भी मैं एकदम क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यहां पर हमने उस लिमिट को फाइंड ही क्यों किया। पहली बात, तो पहली बात हमने देखा कि सर जेड बराबर होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई, ठीक है। हमने देखा कि एक्स का मान वहां पर 1 है, और वाई का मान भी भाई आयोटा के मल्टीप्लाई में 1 कर लोगे तो वही बात है, वाई बराबर 1 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 1, और वाई बराबर 1 आ गया। तो आपके पास जो पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, 1,1 का पॉइंट बन गया आपके पास। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो कैसे करोगे? ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, वही 0,0 आपके पास यहाँ पर होता है आपका 1,1 का पॉइंट। ये तो आपको 5वीं क्लास में सिखा देते हैं, ठीक है। अब ये आपका ओ है, ये आपका ए है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि सवाल ने तो आपसे ये बोल दिया कि ओ से लेकर जो ए आपका मतलब पाथ है उसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करके आना है। बात क्लियर? लेकिन अब दिक्कत समस्या ये आ रही है कि यार ओ से लेकर ए में जब जाऊंगा ना, तो देखो इधर जाऊंगा तो ये एक्स भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और वाई भी एक साथ बढ़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक साथ दोनों की लिमिट को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब दोनों की लिमिट को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो साफ सी बात है मुझे एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। एक काम करता हूं, पहले मैं ओ से लेकर बी तक पहुंच जाता हूं, और बी तक पहुंचूंगा, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,0 है।
जैसे मैं ओ से लेकर बी तक पहुंचा, एक्स का काम खत्म, उसके बाद हम करेंगे वाई के लिए काम ऊपर की तरफ। तो आप देखो एक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस में आ रहा है, वाई के अंदर। जीरो से लेकर ये आपका हो गया 1। तो सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 1 तक आप यहाँ पे काम करोगे वाई के लिए। तो एक बार हमने एक्स के लिए काम करा तो लिमिट 0 से लेकर 1 आ गई। लेकिन काम कैसे हुआ, आपको पता है कि मैं अगर एक्स एक्स के लिए काम करूंगा, 0 से लेकर बी वाले पाथ के लिए काम करूंगा, तो मैं इधर लिख सकता हूं आराम से। अगर मैं 0 से लेकर बी तक या फिर ओ से लेकर बी तक काम करूंगा, तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक्स बराबर 0 से लेकर 1 लिमिट आ गई, वाई का मान एक्स पे 0 रहेगा 100%। उसके बाद आप देख सकते हो डी वाई का मान भी वहां पे 0 रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट की। यहां पर आप देखो y की जो लिमिट है 0 से लेकर 1 मैंने आपको बताई है। ये रहा आपका पॉइंट 0, ये रही आपकी लिमिट 1। उसके बाद हमने क्या कहा कि यहां पर x जो है उसका मान होगा 1। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, बच्चे कई कह रहे होंगे कि सर y एक्सिस पर x भी तो 0 होना चाहिए। अरे मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे b से लेकर a तक आप जाओगे तो आप देखो 1 1। हालांकि आपको दिख रहा है कि x में परिवर्तन यानी कि जो dx का मान है वो आपका 0 आएगा, क्योंकि x में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा, वैल्यू यहां पर भी 1 है, वैल्यू यहां पर भी 1 है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब x का मान 1 है, dx 0 होगा और y यहाँ पे। बाकी आप देख लो, लिमिट आराम से लिख सकते हो अब आप। बाकी अपनी लिमिट बनाई क्यों है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल है, एक्स भी है वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल है, दोनों को एक साथ पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। राहुल, दिशांत, कमेंट कर लो, जिस भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। हाँ भाई राहुल, लिमिट समझ में आ गई अब। चलो भाई, आ गई होगी लिमिट समझ में। अब मैं आगे चलता हूँ। तरीके से काम करोगे तो मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। अब सुनो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं आराम से। अब जो अगला सवाल है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप उस सवाल को कर सकते हो। और वो सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एग्जाम आ सकता है, हर 2 साल के अंदर वो सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। और ये जो सवाल है ना, इंपॉर्टेंट लिख लो, 2023 के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर ये वाला सवाल, इंपॉर्टेंट फॉर 2023 एग्जाम, लिख लो। हाँ भाई, आराम से पढ़ो, मस्त रहो, कोई टेंशन है नहीं। ऐसा थोड़ी है किसी की शादी हो गई हो, घर गृहस्थी की टेंशन हो, नहीं हो सकती है। ग्रेजुएशन के अंदर आते ही कई बच्चों की शादी भी कर देते हैं घर वाले, तो वो भी टेंशन रहती है, बोले यार बीएससी करें कि घर गृहस्थी को संभालें। चलो भाई, मजाक की बात है। अब आगे चलते हैं। बहुत ही तरीके से सुनने की कोशिश करना। देखो, आप इस सवाल को कर सकते हो, ऐसा मैंने आपको वरदान दे दिया है। अब देखते हैं कि वो वरदान कितना अच्छा साबित होता है। सुनो, ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है ना यहाँ तक प्रॉपर? ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्वेश्चन दिखना चाहिए, बाकी उससे मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन 1 में जेड माइनस का 2 डॉट में डी जेड का मान वर्ग सी के चारों ओर, वर्ग सी के चारों ओर ज्ञात करिए। ज्ञात करिए जबकि, जबकि वर्ग के शीर्ष, वर्ग के शीर्ष मतलब उसके कोने, वर्ग के जो शीर्ष दे रखे हैं आपको, वो क्या दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा, कोमा
माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा है। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में लिखूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये आपके पास सी है, यहाँ पे नीचे सी लगा लेना। 1 में जेड माइनस का 2 है, डॉट में आपका डी जेड है। अराउंड द स्क्वायर, अराउंड द स्क्वायर whose vertex आर, अब वर्टेक्स आर, तो आप वो लिख सकते हो वर्टेक्स आपके वो रहे। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्टेक्स आर जो आपके हैं वो 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा हैं, और कोमा माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा है। सवाल को समझने की कोशिश करना, इतना सिंपल सवाल है और फिर भी 4 नंबर में इतनी बार आ चुका है, आप सोच नहीं सकते। आप एक बार अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, ये सवाल कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है और आता है, लगातार आता है ये सवाल। ठीक है, सवाल लिख लिया, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। बाकी थोड़ा सा टाइम और देता हूँ, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूँ, है ना। आप खुद दिमाग लगाना इस सवाल के अंदर, आप कहाँ तक कर सकते हो, कहाँ तक नहीं कर सकते, आपका जो दिमाग बुद्धि है कहाँ तक काम कर रही है। मैंने कोशिश करी है कि आपका जो माइंड है उसको एक्सपेंड किया जाए, थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर किया जाए। अब देखते हैं कहाँ तक काम आती है तकनीक। तो फटाफट करो, मैं तब तक पानी नहीं पियाता हूँ। हाँ भाई, उतार लिया होगा सवाल तो अब। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इस सवाल को अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत तो आपको आ नहीं से रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है ये। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उससे भी सिंपल सवाल। देखो करते हैं, फटाफट सुनो मेरी बात। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो आपका स्क्वायर है उस स्क्वायर के आपको ये वर्टेक्स दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। जो आपको दिया गया है, जो आपको गिवन है, वो क्या दिया गया है कि जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं 2 प्लस से माइनस का 2 आयोटा, कोमा माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना क्या है, फाइंड आपको करना है इंटीग्रेशन सी और 1 में जेड माइनस का 2 और डॉट में डी जेड। प्यारे बच्चों ये काम करना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन सॉल्यूशन करते हैं ना। तो अब सुनो ध्यान से, आपको पता है वही कहानी कि जेड बराबर क्या होता है, वही एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। वही आपका डी जेड का मान कितना होता है, डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई होता है। सबको पता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनने की कोशिश करेगा, देखो ध्यान से। ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एक वर्ग है, और इस वर्ग के कुछ इस प्रकार मैंने कोऑर्डिनेट डिवाइड कर दिए। ये देखो आप एक बार, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारे पास में वाई इनवर्स मेरे पास में है, और ये मेरे पास में क्या है, एक्स इनवर्स है।
ये वाली बात है, ये x है, ये y है, ये y इनवर्स है, ये x इनवर्स है आपका। अरे भैया बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सही है ना एकदम? बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने? अब कई बच्चे कह भी रहोगे अरे गुरुजी एकदम सही लिखा है। ठीक है, ये एक्स एक्स है तो ये हो जाएगा आपका एक्स इनवर्स, क्योंकि कई होते हैं नींद के अंदर। अब नींद में होंगे तो वो, हाँ गुरुजी बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनवर्स ना लिखो तो आप डैश करके लिखते हैं ना अपन, एक्स डैश फिर ये वाई डैश, तो समझ जाना आप, वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। अब सुनो, ये हमारे पास वही 0,0 आपका सेंटर है। अब आपको दे रखे हैं 4 पॉइंट, एक तो है देखो 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा। आपको पता है ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं? ये वाला कोऑर्डिनेट आपका है। क्या कोऑर्डिनेट है? 2 और प्लस का 2 आयोटा। ये तो हो गए इसके पॉइंट। मतलब ये वाला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ। ये सब कुछ आपको पता है, फिफ्थ क्लास में सीख लेते हो आप। ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें सारे प्लस में रहते हैं, 2 प्लस का 2 आयोटा। आप देखो सेकंड पॉइंट को, उसमें क्या है? 2 माइनस का 2 आयोटा। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट आपका होगा ये कहलाएगा आपका 2 माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि यहां पे देखो x आपका पॉजिटिव रहेगा, y जो है वो आपका नेगेटिव रहेगा। अब ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका, इस कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपका x जो है नेगेटिव में है, y आपका पॉजिटिव में है। तो ये देखो इसको मैं समझा नहीं रहा हूं, ये समझाने वाली बात है ही नहीं। माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा। उसके बाद नीचे चलता हूं मैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें दोनों जो है नेगेटिव में आते हैं। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए? देखो ये हमारे पास a, ये b, ये हमारे पास c और ये मेरे पास d। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहां पर इंटीग्रेशन निकालना है और यहां पर लेट माना कि जो इंटीग्रेशन आपका है फाइंड करना है आपको, i बराबर इंटीग्रेशन। अब जो c आपका जो कंटूर है वो क्या आ जाएगा, ध्यान सुनना, वो कंटूर है आपका a b c d और a। ये आपका एक क्लोज कंटूर है और 1 में z माइनस का 2 डॉट में dz है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब आप देखो इतने तो समझदार हो ही कि अब आपको ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, इस इंटीग्रेशन को आपको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अब टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, साफ सी बात है, कितने सारे पाथ आ गए देखो, ए बी सी डी और ए। इन सभी पाथों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं ए से लेकर बी वाले पाथ का अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, बी से लेकर सी वाले पाथ का अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, सी से लेकर डी के लिए अलग कर दूंगा, डी से लेकर ए के लिए अलग कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इन सभी पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू रहने वाली है, लिमिट की वैल्यू अलग रहने वाली है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको अपन बाद में तोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे काम करने वाले हैं पाथ के लिए, पथ के लिए, जो आपका रास्ता है उसके लिए काम करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहला जो रास्ता आप निकल के आता है वो रास्ता निकलेगा ए से लेकर बी। तो अगर मैं ए से लेकर बी इंटीग्रेशन करूंगा ना तो वहां पर आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पर x का मान क्या है? 2 है, ठीक है, और y का मान क्या है हमारे पास में? 2। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखोगे तो बदलाव किस में हो रहा है? अगर ध्यान से देखो बदलाव किस में हो रहा है? बदलाव हो रहा है माइनस का 2 और ये प्लस का 2। तो बदलाव किस में हो रहा है? y के अंदर। तो x तो आपका रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, y में होगा यहाँ पे चेंज। अब देखो x का मान हमारे पास कितना है? यहाँ पे 2 है, सही बात है, और y का जो मान है वो यहाँ पे बदल रहा है। y का मान कैसे बदलेगा? देखो y आपका निकलेगा माइनस का 2 से लेकर प्लस का 2। कैसे कर रहा हूं बहुत ही तरीके से सीख लेना आप। y इज इक्वल टू लिखो माइनस का 2 से प्लस का 2। कैसे लिख रहा हूं बहुत ही बारीकी से देख लेना, ठीक है। अब आपको पता है कि x से आपका 2 से लेकर 2 है, तो x में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, x का मान तो क्या है? 2 है। लेकिन आपको पता है अगर मैं डेल्टा x का मान लिखूंगा तो वो तो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है x में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहां पे 0 ही आएगा। और डेल्टा x क्या होता है? x में परिवर्तन को शो करता है। अब x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो डेल्टा x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। अब बताओ a से लेकर जो b पाथ लिखा है मैंने, x बराबर 2 लिख दिया,
y बराबर -2 +2 लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को नहीं होगी। अब सेकंड वाला पाथ देखिए ध्यान से। सेकंड पाथ क्या होगा? बी से लेकर ए, बी से लेकर ए नहीं, बी से लेकर सी। अब बी से लेकर सी जो आपका पाथ आएगा, इसमें देखो ध्यान से आप ध्यान से देखना, y जो आपका है +2 +2 y में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। बदलाव किस में हो रहा है? x के अंदर। और कहां से कहां हो रहा है? 2 से लेकर, अब देखो x बराबर लिख रहा हूं मैं +2 से लेकर -2। और y आपका क्या है? y बराबर है आपके पास में 2। ठीक है, क्योंकि y हमारे पास 2 2 कई बच्चे जो कि बहुत कम सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पे y का मान तो 2 है, आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो ओनली। अरे यार, बस यही बात है, यही कहना बाकी रह गया था। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस का आयोटा वाई। तो जो आयोटा के मल्टीप्लाई में होगा ना, वो होता है वाई। हालांकि सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन एक आध बच्चों के मन में आया होगा, मुझे पता है। अब ये हमारे पास में हो गया। उसके बाद आप खुद देखो कि यहाँ पर वाई में कोई बदलाव नहीं हो रहा। कहने का मतलब डेल्टा जो वाई है वो आपका 0 रहने वाला है। अब ये जो लिमिट मैं बना रहा हूं ना, इसको याद करने की, इसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम तरीके से बना लिया, डायग्राम को देख रहा हूं मैं और लिमिट को लिख रहा हूं, बात खत्म। अब जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, लेवल उनका अच्छा रहता है और उनका जो माइंड सेट होता है ना, वो अगर अच्छा होगा तो इसको आपको करने में दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगी। अब देखना, ये तीसरा वाला जो पाथ आपका है कौन सा? सी से लेकर डी। अब देखना, सी से लेकर जो डी मेरे पास पाथ होगा, उसमें देखो +2 -2 -2 मतलब एक्स में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन आपको पता है एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है -2। परिवर्तन किस में हो रहा है? वाई में। कहां से कहां तक है? +2 से -2। तो यहाँ पे लिखो +2 से लेकर -2। और यहाँ पे इतना भी लिख दो कि अगर यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास, तो डेल्टा एक्स आपका 0 रहने वाला है, क्योंकि डेल्टा एक्स में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा यहाँ पे ये बचा हुआ है फोर्थ वाला भी, तो उसको भी मैं यहीं पे चिपका देता हूँ। फोर्थ वाला जो पाथ आपका आएगा, डी से लेकर ए वाला पाथ। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपकी नजर इधर उधर गई, आपका खेल खत्म है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डी से लेकर ए आपका पाथ है +2 सॉरी -2 +2 -2 -2 कहने का मतलब y आपका फिक्स रहेगा -2, लेकिन x में बदलाव हो रहा है कहां से कहां तक? -2 से लेकर +2 तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपन को? आपको पता है डेल्टा वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मान 0 नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये काम मैंने किया है केवल लिमिट के लिए, पाथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्या करना है? अब आपका 90% काम हो चुका है। अब आपको केवल और केवल यहाँ पे जो आई बराबर है इंटीग्रेशन ये ABCD 1/z-2 डॉट में dz हमारे पास में है। अब ये हमारे पास आई का मान आ गया, इसको मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगा। अब ABCD है तो इंटीग्रेशन AB इंटीग्रेशन CD AD, फिर उसके बाद में DA, आपका काम बन जाएगा। और लिमिट का मान अपन ने निकाल लिया है कंप्लीट। और जेड का मान आपको पता ही है, डीजेड का मान पता है, रख दो, इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट करो, उतारो इसको, और मैं देखता हूं क्या कहानी है। एक बार फटाफट एक बार इसको उतारो, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। फटाफट उतारो भाई, फटाफट उतार के डन का कमेंट करो।
हाँ भाई, उतार लिया होगा आप सभी ने। उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, है ना। मतलब मैंने कैसे इसको बनाया है, कैसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी ने कमेंट करा नहीं वैसे। और वैसे 3 ही क्लास देख रहे हैं अभी लाइव। फटाफट देखो, 1.5 घंटे क्लास होने वाली है अपनी। तो फटाफट सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे समझ में आया कि नहीं आया, जो भी लाइव देख रहा है। भाई जो लाइव देख रहा है कमेंट तो कर दो भाई, कम से कम समझ में आया कि नहीं आया। बाकी मेरा काम तो चलने का है। मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं आगे चलता हूँ, अब देखना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई काम का नहीं है अब सवाल। और ये भी कोई काम का नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। डायग्राम काम का है, डायग्राम को देखो तसल्ली से देखना। डायग्राम इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ये सवाल लाइन लगाकर एग्जाम में आता है, आप देखना, आपको दिख जाएगा वैसे सवाल। अब देखना भाई, कितना तसल्ली से इस सवाल को मैं करता हूँ, बहुत ही आराम से। अरे कहीं सो तो नहीं गए कहीं? लंबी क्लास चल रही है 1.5 घंटे की, तो कहीं सो गए हो बीच में? सोना नहीं है, इधर आओ फटाफट। पीछे नहीं पढ़ोगे, लॉजिक पूरा क्लियर नहीं होगा तो नींद ही आएगी, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। देखो, इंटीग्रेशन आपका क्या था, ABCDA। और यहीं पे क्या है, 1 में Z-2 और डॉट में DZ। ठीक है, अब आपको इस इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूं मैं, हमें पता है कि Z बराबर क्या है, x प्लस का आयोटा वाई। क्योंकि आपको पता है जितने भी पॉइंट है x और y में है, तो मुझे z को भी x और y में चेंज करना पड़ेगा। और dz बराबर क्या होता है, डेल्टा x प्लस में आयोटा डेल्टा y होता है। अब अगर मैं यहाँ पे मान को पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन आपका वही ABCDA, 1 में Z-2 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x-2 लिख दूं और प्लस में जो आयोटा वाई है उसको अलग लिख दूं, बात बराबर ही तो है, प्लस के अंदर ही तो है ये सारे। मल्टीप्लाई, डॉट में क्या है आपका, वही dx प्लस में आयोटा dy। ये बनाए आपका प्रॉपर इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तोड़ दो फटाफट से, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको ब्रेक डाउन करने पर अब सारी लिमिट सब कुछ पता है आपको। जो मान पुट करना है आपको इस समय करना है। समीकरण नंबर 3 4 कुछ भी दे दो। कहते हैं समीकरण नंबर 3 4 होगी, 4 दे दो मान लो इसको ना। 4 तो यहीं आ जाएंगे, तो 5 दे दो, वही बात है। समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। अब क्या करना है, बहुत ही तरीके से सुनना। इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं। ये आपका LHS साइड में होगा, और ये जो नीचे लिख रहा हूं ये आपका RHS साइड में इधर लिखना है आपको, है ना। इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन, पहली लिमिट A से B। अब A से B थोड़ी लिखना है, A से B ना लिखकर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या होगी, ध्यान सुनो। A से B के लिए लिमिट होगी y की फॉर्म में, -2 से +2। -2 से +2। x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो यहां पर देखो 1 में x-2 कर दिया मैंने, तो x 0 बन गया यहाँ पे तो। और उधर क्या है, डेल्टा x भी आपका 0 बन गया। तो बचा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। तो यहाँ पे बन गया आयोटा अपॉन में, नीचे क्या है हमारे पास में, आयोटा y डॉट में dy। तरीके सुन लेना, बहुत ही आराम से एक एक स्टेप को समझाते हुए काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक एक स्टेप को समझा रहा हूं, +2 से लेकर, और यहाँ पे गलत लिख रहे हैं अपन, -2 से लेकर +2 आपकी लिमिट है। देखो भाई, आराम से अपन ने पहले कर निकाल रखी है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी। प्लस करते हैं, प्लस करेंगे। अब आपका अगला जो पाथ आएगा वो आएगा B से लेकर C। इंटीग्रेशन B से लेकर C, लिमिट क्या आएगी, देखो लिमिट आएगी 2 से लेकर -2 आएगी। सही बात है। अब 2 से लेकर -2 मेरे पास लिमिट आ गई। अब उसके बाद देखो y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान है 2। ठीक है, तो y का मान 2 कर दो। तो यहाँ पे 1 अपॉन करोगे आप, देखो 1/x-2, तो x-2 ऐसे कैसे रहेगा। और y का मान भी 2 है, तो +2 आयोटा हो जाएगा। और डॉट में क्या है, dy का मान 0 है, तो dy का मान 0 कर दो, डॉट में dx आ गया। ये आपके 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट ले लो, प्लस में इंटीग्रेशन। अब तीसरा पार्ट कौन सा आएगा, C से लेकर D आएगा। अब C से लेकर D में क्या है, देखो ध्यान से देखना।
एक्स का मान -2 है और वाई का मान हमारे पास में क्या है, 2 से लेकर -2। तो 2 से लेकर -2, एक्स का मान क्या है, -2, 1/-2, -2 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, में -4। और y हमारे पास क्या है वो तो लिख ही दिया मैंने, और प्लस का हमारे पास ये आयोटा y ऐसे कैसे। और डॉट हमारे पास में क्या आएगा, देखो डॉट आपका, देखो dx का मान यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे केवल dy आएगा, आयोटा dy। अरे ये फालतू की मजदूरी है, और फालतू की मजदूरी कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया, अपने आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन, आपका अगला पाथ जो कौन सा है, डी से लेकर ई आएगा, अब डी से लेकर ए आएगा, वहां पे क्या है, एक्स की लिमिट आएगी -2 से लेकर +2, और डी वाई 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, और वाई की जगह -2 रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/, में x -2 आ जाएगा, और -2 आयोटा आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पे डॉट में डी वाई 0 है तो डी एक्स आएगा। देखो ये आपका इंटीग्रेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इंटीग्रेशन नंबर सेकंड, ये आपका इंटीग्रेशन नंबर थर्ड, और ये आपका इंटीग्रेशन नंबर फोर्थ, चारों को जोड़ दिया। ये आपको लिखना है आरएचएस साइड में, और इसको लिखना है एलएचएस साइड में। अब क्या करना है, इन सभी इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा, बताओ। और ये इतने सिंपल इंटीग्रेशन, इनको कोई भी कर सकता है, रास्ते चलते इनको कर सकते हैं सोल्व बिल्कुल आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, तो ये आपको x की वैल्यू जो है दिख जाएगी नीचे, है ना, वो मैंने क्या लिख रखा था वो आपको नीचे दिख गया होगा, देख लो आराम से। इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है वैसे। चलो भाई, तब एक काम करता हूँ मैं, ये जो इंटीग्रेशन है ये मैंने कैसे लिखे हैं बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो लिमिट सीख लेना, आराम से आ जाएंगे समझ में। अब देखो, अब इसको पूरा मिटा रहा हूँ मैं, और अब ध्यान से, और नीचे वो डेल्टा एक्स छुप गया होगा, तो जिन बच्चों ने अगर समझा होगा ध्यान से, तो उसने तो देखो डायग्राम को देखकर लिख लिया होगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। हाँ भाई, अब सुनना ध्यान से, आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि सवाल मतलब क्वेश्चन जब लंबे हो जाते हैं, क्लास जब लंबी होती है, लेकिन आप ही कहते हो गुरुजी क्लास छोटी है, सिलेबस टाइम पे नहीं होगा। अब सिलेबस टाइम पे अगर करवाना है तो क्लास लंबी लगानी पड़ेगी, डेफिनेटली बात है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बात बताओ, ये जो समाकलन है इसको अपन कर सकते हैं आराम से। देखो इधर आरएचएस साइड में इंटीग्रेशन वही आपका ABC, या फिर आपने इसको आई भी तो माना था, I = ABCDA, और 1/, में वही आपका x -2 प्लस का आयोटा y डॉट में dx प्लस में आयोटा dy, यही तो है। अब बराबर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, वहां पर आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, देखो आयोटा हमारे पास में y, तो यहाँ पर देखो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाना चाहूंगा। देखो सपोज करो हमारी लिमिट अगर होती है -a से लेकर f(z) आपका dz, मान लो ऐसा कोई फंक्शन बनता है, तो अगर सपोज करो यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, ओड फंक्शन है, जैसे मान लो कि ये f(x) हमारे पास में है, और अगर मैंने x का मान माइनस का किया है, और अगर वो बाहर किया गया मतलब माइनस का f(x) बन गया, तो ये आपने काफ़ी बार सुना होगा यार ये वाला लॉजिक, इसे कहते हैं अपन ओड फंक्शन, ठीक है, ओड फंक्शन, विषम फलन कहते हैं इसे अपन, विषम फलन। तो इस कंडीशन में आपका जो इंटीग्रेशन का मान होता है वो आपका क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अगर विषम फलन बन गया तो वहां पे कंप्लीट इंटीग्रेशन का मान आपका 0 बन जाता है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर अगर f(z) dz मेरे पास में अगर क्या हो गया, f(x)
और माइनस का एक्स और इधर एफ एक्स ही आ गया। मतलब अंदर माइनस का और बाहर माइनस नहीं बना, नेगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है 0 से लेकर ए और एफ जेड डी जेड। लेकिन आगे आपको 2 भी लगाना पड़ेगा, ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब हुआ ही ऐसा यहाँ पे कि माइनस का 2 से लेकर 2 हमारे पास, ठीक है, सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। इधर देखो हमारा पहला रूल क्या कहता है ओड फंक्शन का, कि अगर मैं यहाँ पे माइनस से लगाता हूँ, तो जैसे मैंने माइनस का वाई लगाया तो साफ सी बात है आपका पूरा जो फंक्शन है वो चेंज हो गया। जैसे माइनस का वाई लगाया, आप देख लो माइनस का वाई माइनस का आगे आ गया। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है आपका 0 बन जाएगा। किस कॉन्सेप्ट से? इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो सारे बच्चे इसको बराबर करके लिखेंगे ना, तो इसको नीचे लिख लो यहाँ पे। तो मैं इस वाले को तो ऐसे कैसे रहने दो, उसके बाद ये बराबर में लिखो यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन का मान हो गया आपका 0। कौन से वाले का? इस पहले वाले का। दूसरे वाला क्या है? 2 से लेकर माइनस का 2 है। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो मत लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो x माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा है। जब आप यहाँ पे x की जगह माइनस का रूल रखोगे तो प्लस माइनस को कॉमन लेने में और उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिंपल हमने देखा कि माइनस का y की जगह माइनस का 1 रखा और माइनस बन चुका था, तो हमने यहाँ पे फंक्शन को 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन करते हैं अपन वैसा कर देंगे। आप देखो ध्यान से एक बार, 1 अपॉन का एक्स क्या होता है, log x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका log x माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा। ठीक है। और लिमिट क्या है आपकी? वही लिमिट आपकी है 2 से लेकर माइनस का 2। इसको भी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद आगे चला मैं वहां पर 2 से लेकर फिर माइनस का 2, फिर हमारे पास वही 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये हमारे पास प्लस हमारे पास आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास log, और क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 4 और प्लस का आयोटा y। उसके बाद फिर अगला वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वही सीन है, प्लस का log हमारे पास, और यहाँ पे लिमिट तो लगाओ आप। लिमिट हमारे फंक्शन क्या रहेगी, वही 2 से लेकर। बहुत ही शानदार कैलकुलेशन है इसकी, तरीके से सीखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। और लिमिट आपकी माइनस का 2 से लेकर 2। अब क्या करना है, आपका आंसर आ चुका है वैसे तो, लेकिन आप और भी करना चाहो तो देखो यहाँ पर इस log का जो मान है आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो log हमारे पास, और माइनस का पुट करोगे तो माइनस का 2 हमारे पास, और प्लस का 2 आयोटा। ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे माइनस और फिर log 2 भी रखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में log 2 माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा आ गया। ठीक है। एक log का मान हो गया। उसके बाद आप प्लस करोगे, फिर यहाँ पे जो log है आपका है यहाँ पे मान रख दोगे। देखो log हमारे पास माइनस का 4, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। फिर आप करोगे माइनस, फिर आप करोगे log हमारे पास। आपका ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में तभी आएगा जब पूरा ध्यान बोर्ड पे होगा। आपने नज़र बीच में हटा ली है तो क्या मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, 5वीं क्लास का काम कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस का 2 हमारे पास, और माइनस का 2 आयोटा आ गया, और माइनस का log हमारे पास है। और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 2 रख दोगे यहाँ पे, माइनस का 2 हमारे पास, और माइनस का 2 आयोटा। कंप्लीट जो इसका आंसर लास्ट में निकल के आएगा आप कैंसिल कर लेना। ठीक है। ये निकल के आएगा log माइनस का 1 निकल के आएगा, ये शायद आपका आंसर आएगा फाइनल। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पर हम 2-3 फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। log m माइनस का log n, क्या फॉर्मूला होता है, log m अपॉन में n। और एक और फॉर्मूला क्या होता है log का, कोई बता सकता है मुझे? log m प्लस log n, क्या होता है, log m इंटू n। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान सुनना। ये सवाल इतना सिंपल है, बिल्कुल ख़त्म सवाल है। ठीक है। पहली बार आपने पढ़ा है, आपको इतना हार्ड लग रहा होगा, पता नहीं कहाँ पे क्या कर दिया, कहाँ पे log लगा दिया, कहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ पे क्या कर दिया। मैंने इस सवाल को बहुत ही प्रेम से समझाया है, आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। जैसे रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आएगी ना, इस वाले लेक्चर को आप दोबारा से देख लेना, या फिर इस वाले सवाल को आप दोबारा से देख लेना, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा पूरे सवाल के अंदर। अब आराम से उतारो, नोट डाउन करो। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।